जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, एस्केप सीक्वेंस सी प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल वो कैरेक्टर कांस्टेंट जिन्हें प्रिंट करने पे वो प्रिंट होने की जगह अपना खुद का कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं। एज इट इज प्रिंट होने की जगह कुछ और कर रहे हैं, है ना? वो नॉर्मल सीक्वेंस से हटके अपना वर्क करने वाले कैरेक्टर कांस्टेंट कौन कौन से हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। एस्केप सीक्वेंस जैसे स्लैश एन ऑलरेडी आप जानते हैं लाइन चेंज करने वाला है एस्केप सीक्वेंस। एक बार हम यहाँ पे एक एक करके सारे एस्केप सीक्वेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एस्केप सीक्वेंस बीप साउंड जो प्रोवाइड करता है वो है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस स्लैश ए बैक स्लैश ए बीप साउंड प्रोवाइड करने के लिए कि कभी अगर हमने प्रिंट करवाया प्रिंट एफ और यहाँ पे दे दिया हमने सपोज हेलो या एंटर टू वैल्यूज ऐसा कुछ देते हैं कई बार, राइट? तो हम चाहते हैं उस वक्त एक बीप साउंड भी जनरेट हो जाए, तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जैसे स्लैश ए। कहीं पे भी हो सकता है ये मैसेज देने से पहले या मैसेज देने के बाद, मतलब इसी कोटेशन के अंदर प्रोवाइड कर दिया, एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही प्रोवाइड कर दिया प्रिंटएफ में। तो ये क्या होगा, एक बीप साउंड प्रोवाइड करेगा। मैसेज जो प्रिंट होगा वो तो आएगा एंटर टू वैल्यूज और स्लैश ए अपना वर्क करेगा और एक बीप साउंड जनरेट करेगा जो आपके सिस्टम्स में पॉसिबली अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता होगा तो सुनाई दे जाएगा। तो एंटर टू वैल्यूज इस तरीके से हमारे पास ये एक बीप साउंड के साथ आता है। यह है स्लैश ए। हमारे पास एस्केप सीक्वेंस बहुत से अवेलेबल है। स्लैश बी की अगर बात करते हैं तो स्लैश बी है बैक स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। और बैक स्पेस का मतलब क्या, तो जैसे नॉर्मल आप किसी एडिटर में बैक स्पेस देखते हैं वैसा नहीं, थोड़ा अलग है। एक बार समझने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया सपोज हेलो और स्लैश बी, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी ऐसी कुछ। हेलो स्लैश बी प्रोवाइड किया तो ध्यान से समझें क्या होगा इस केस में आउटपुट। स्लैश बी के कारण ओ रिमूव नहीं हुआ, लेकिन कर्सर जो हेलो के बाद आना चाहिए था वो एक पोजीशन पीछे आ गया। स्लैश बी अगर हम प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी स्लैश बी 4 टाइम्स प्रोवाइड कर दिया, तो ये कहाँ आ गया, पहली बार में आ जाएगा ओ वाली पोजीशन पे, फिर एल वाली पोजीशन, फिर एल वाली पोजीशन और फिर ई वाली पोजीशन। और यहाँ ये आ चुका होगा इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ई वाली पोजीशन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और ये वर्क कैसे करता है, अगर हम यहाँ पे सपोज ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रहे होते, जैसे ये ई नहीं ए होता सपोज, और हमने यहाँ पे ये स्लैश भी दिए 4 टाइम्स और यहाँ दे दिया ई, तो क्या करेगा ये, उसे समझें कर्सर जहां गया है वहीं पे ये नया कैरेक्टर प्रिंट करेगा आगे ई, और जहां प्रिंट करता है उससे नेक्स्ट पोजीशन पे कर्सर चला जाएगा। जब हम इसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आउटपुट में क्या आ रहा है, ए जो था हेलो की स्पेलिंग में हमने जानबूझ के अभी एच ए लिख दिया, ए हट के वहां क्या आ गया ई, लेकिन कर्सर कौन सी पोजीशन पे वो आप सभी देख सकते हैं, ई से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और यहीं अगर हम बात करते हैं, अभी अगर ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दिया गया कि तो क्या होगा, जिस जिस पोजीशन पे ये कैरेक्टर नए हम प्रोवाइड करते जाएंगे वहां वहां कैरेक्टर चेंज, और चेंज होते ही आगे कर्सर बढ़ेगा, फिर वहां पे भी चेंज, फिर आगे बढ़ा, फिर एंड सो ऑन। इस केस में जब हम इसे कंपाइल एंड एक्जीक्यूट कर रहे हैं तो आउटपुट कैसा आ रहा है, हे वेलकम आ रहा है। ए वाली पोजीशन पे पहुंचता है हेलो का जो हमने ए दे दिया था हेलो की स्पेलिंग में, ए वाली पोजीशन पे पहुंच के ई, फिर आगे जो दे रखा है वो प्रिंट हुआ, फिर आगे 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 इस तरीके से प्रिंट होता गया जो हमने प्रोवाइड कर रखा है वैसा ही। ये था स्लैश बी बैक स्पेस के लिए जो काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा एस्केप सीक्वेंस फॉर्म फीड। फॉर्म फीड का मतलब है एक प्रिंटर अगर आपके पास सी प्रोग्रामिंग के थ्रू अटैच्ड है तो प्रिंटर का अभी रनिंग पेज हटा के नए पेज में प्रिंट करवाना। जैसे कई बार फॉर्म से आप प्रिंट करवा रहे हैं, पहले फॉर्म में डेटा प्रिंट करवा लिया, अब दूसरे में प्रिंट करवाना है, वो सेंस है स्लैश एफ का, जो अभी वर्क नहीं करेगा। जब आपका सी प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रिंटर अटैच्ड होगा तब ये चीज वर्क करेगी। पेज 1 कंप्लीट, जैसे हमने ऐसी मैसेज दे दिया ना, एंड स्लैश एफ दिया और यहाँ हमने पेज 2 स्टार्ट, ऐसी मैसेज प्रोवाइड कर दिया। स्लैश एफ अभी वर्क नहीं करेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा एक गार्बेज कैरेक्टर।
इस तरीके से हमने दिया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे क्या रहा है, गार्बेज कैरेक्टर हमारे सामने अपीयर हो रहा है। स्लैश एफ अभी ये सपोर्ट में नहीं है। अदरवाइज जो थ्योरेटिकली कहा गया इसके लिए वो क्या कहा गया है, फॉर्म फीड है ये। रनिंग पेज जो प्रिंटर पे था सी प्रोग्रामिंग के थ्रू जिस पे आप प्रिंट करवा रहे थे, उस रनिंग पेज को हटा के दूसरे पेज पे प्रिंट करवाने लग जाएगा। यहीं पे हम आगे बात करते हैं स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर। और न्यू लाइन कैरेक्टर तो आप सभी जानते ही हैं, एक बार बस एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, जैसे हेलो स्लैश एन वेलकम, प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो हेलो आता है, फिर लाइन चेंज होके वेलकम आ रहा है। स्लैश आर की बात करें अगर हम, तो यह है कैरियज रिटर्न। कैरियज रिटर्न का क्या सेंस है उसे सभी आराम से समझना। जैसे अगर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया सपोज हेलो और दे दिया हमने स्लैश आर, ऐसा अगर हमने प्रोवाइड किया है तो कैरियज रिटर्न मतलब जिस लाइन में कर्सर है, जिस भी लाइन में कर्सर है उस लाइन के स्टार्टिंग कैरेक्टर वाली पोजीशन पर ले जाएगा स्लैश आर। कंपाइल किया, इसे हमने एग्जीक्यूट किया, तो कर्सर कहाँ गया, तो जब स्लैश आर नहीं होता तब तो कर्सर होता ओ के बाद वाली पोजीशन पे, बट स्लैश आर अगर हमने प्रोवाइड कर दिया तो चला गया कहाँ, एच वाली पोजीशन पे। एक बार वापस आराम से समझें इस चीज को जो अभी हमने कहा है उसके लिए, कि ये जो अभी हमने प्रोवाइड कर रखा है इसी में अगर हमने सपोज पहले स्लैश एन दिया, वेलकम दिया, स्लैश आर दिया, कहाँ जाएगा कर्सर, तो कर्सर जाएगा कहाँ, तो जिस लाइन में अभी था कर्सर उसी लाइन के स्टार्टिंग कैरेक्टर वाली पोजीशन पर कर्सर चला गया है। और यहाँ पे अगर हम कुछ लिखवाते हैं तो वो तो आप सभी जानते ही हैं, हमने यहाँ पे कुछ भी हाउ आर यू प्रिंट करा दिया, तो ये कहाँ प्रिंट होगा, तो जब एच प्रिंट करेंगे तो एच प्रिंट होगा कहाँ, डब्ल्यू वाली पोजीशन पे, ओ प्रिंट होगा ई वाली पोजीशन पे, एंड सो ऑन आगे प्रिंट होता जाएगा। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, वेलकम वाला वर्ड गायब हो गया क्योंकि कर्सर गया था डब्ल्यू वाली पोजीशन पे, वहां पे प्रिंट करते गए, ऑटोमेटिकली कैरेक्टर रिप्लेस होते चले गए, ओवरराइट होते चले गए। यह है कैरियज रिटर्न स्लैश आर। स्लैश टी है हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। इसका वर्क क्या है, तो हमने बात की है जैसे कोई भी मैसेज हम प्रिंट कराते हैं, मैसेज में स्पेस दे सकते हैं, ऐसा दिया जैसे, बट स्पेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं, ये हमने सपोज 3 प्रिंट वाले मैसेज दे दिए, जहां पे हमने हेलो दिया, एक में दिया हमने हे और एक में दे दिया हाय, सिमिलर से मैसेज दे रखे हैं, वेलकम दिया या जो भी मैसेज दिया ना, ये जो हमने अभी मैसेज प्रोवाइड कर रखे हैं इसमें कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, ध्यान से समझें, अगर एक ही स्पेस का गैप दिया तो हर एक रो के अंदर वही एक स्पेस का गैप आ रहा है। वर्ड्स अलग अलग आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं स्पेस के सेपरेशन से, लेकिन हम चाहते हैं अगर ये सेकंड वर्ड एक अलाइनमेंट पे आए, कभी एक डेटा को एक प्रॉपर अलाइनमेंट देना चाहते हैं, उसके लिए स्लैश टी काम में ले रहे हैं। कैसे, जैसे यहाँ स्लैश टी दे दिया, यहाँ स्लैश टी दे दिया और यहाँ पे भी स्लैश टी दे दिया, तो स्लैश टी है एक कैरेक्टर, एक ही सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट जो मल्टीपल स्पेस की तरह दिखता है, और कितने स्पेस वो फ्लेक्सिबल मैनर में खुद एडजस्ट करता है। और इसकी करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, इसका एग्जीक्यूशन देखा तो हेलो है, चाहे हाय है, चाहे हे है, नंबर ऑफ लेटर्स अलग अलग थे, लेकिन वेलकम का अलाइनमेंट एक प्रॉपर अलाइनमेंट है। जैसे यहाँ पे वेलकम दिया हमने, ये गुड मॉर्निंग के लिए ऐसे गुड मॉर्निंग लिख दिया, या हमने कह दिया गुड इवनिंग ऐसे कुछ लिख दिया ना, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने स्लैश टी के साथ दिया सपोज हाउ आर यू, ऐसा हमने हर एक रो के अंदर स्पेसिफाई कर दिया। स्लैश टी फिर से जब हम काम में ले रहे हैं तो वो हमारे पास फिर से एक प्रॉपर अलाइनमेंट अपीयर होगा। कैसा, वो आप सभी देख पा रहे हैं, भले ये जीएम था, ये गुड इवनिंग, अच्छा गुड इवनिंग और ये वेलकम स्पेलिंग नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल है, एक बार चेंज कर देते हैं तो
आइडिया लगेगा कि वहां पे वो खुद ही भले ही यहाँ पे कितने भी कैरेक्टर्स की बात होती है ना, वो खुद एडजस्ट हो गया। एक सिंगल कैरेक्टर है, टैब कैरेक्टर, खुद एडजस्ट हो रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट तक का क्या मतलब है? जैसे अगर हमने यहीं पे सपोज ऐसा कुछ भी प्रोवाइड कर दिया, एक और स्टेटमेंट दिया जिसके अंदर हमने यहाँ पे गुड इवनिंग ऐसा हमने लिख दिया और फिर स्लैश टी दिया है, इसे कि हमने कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो ध्यान से देखें यहाँ क्या हुआ, गुड इवनिंग खुद ही ये तीसरे कॉलम, तीसरे अलाइनमेंट वाले कॉलम में चला गया। तो अब ये चौथा कॉलम जहां से स्टार्ट होता वहां पे ये पहुंच गया है। थोड़ा सा गैप अभी भी दिख रहा है, लेकिन वो गैप अलग पहुंच चुका है ना। जैसे यहाँ पे आप समझें, ये है की जगह अगर हमने ये सपोज समथिंग दे दिया, तो समथिंग जैसे ही हमने ये प्रोवाइड किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, ये ऑलरेडी अगर सेकंड वाले कॉलम में घुस गया था तो टैब मिलते ही ये थर्ड कॉलम पे भेज दिया इसने, और हाउ आर यू चला गया फोर्थ कॉलम पे। वर्चुअल कॉलम में कॉलम हमें दिखाई नहीं दे रहे कहीं लाइन खींच के, लेकिन कंसोल जो है वहां वर्चुअल मैनर में कुछ कॉलम्स अवेलेबल है, उस अलाइनमेंट पे ये पहुंच रहा है, नेक्स्ट अलाइनमेंट पे। यहां था तो नेक्स्ट कॉलम पे पहुंच गया, राइट। ये है स्लैश टी, हॉरिजॉन्टल टैब प्रोवाइड करने के लिए। तो कई बार काम में लिया जाता है स्लैश एन और स्लैश टी। वो एस्केप सीक्वेंस है जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम में लिए जाते रहते हैं, कभी कभी आपको जरूरत लग सकती है ना। स्लैश एन की तो ऑलरेडी आपने यूज देख लिया होगा कभी। हम यहीं पे बात करते हैं एक बार स्लैश वी। स्लैश वी है वर्टिकल टैब के लिए, और ये ऑलरेडी हमने कहा है कि जो भी एस्केप सीक्वेंस, जितने भी एस्केप सीक्वेंस सपोर्ट में है, मतलब कंपाइलर पे इम्प्लीमेंट वर्क कर पा रहे हैं, वही अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे। बाकियों में वो हो सकता है गार्बेज कैरेक्टर की तरह दिखाई दे जाए। अभी हमने ऐसे दे दिया एबीसीडी स्लैश वी एक्स वाई जेड, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या आ रहा है, वहां पे गार्बेज कैरेक्टर की तरह अपीयर हो रहा है। एक्स से पहले ये गार्बेज कैरेक्टर, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा कंपाइलर, अगर तो वर्क नहीं करेगा इस तरीके से। अगर हमने ये दिया जैसे ए स्लैश वी एक्स, तो एक्चुअल जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसका ये है कि ये कुछ रोज के जैसा स्पेस दिखाते हैं। जैसे स्लैशन एक लाइन चेंज करता है, ये मल्टीपल लाइन चेंज करने वाला जैसा गैप विजिबल करा दे। हॉरिजॉन्टल टैब था स्लैश टी, ये वर्टिकल मैनर में थोड़ा गैप दिखा सके, बट ये वर्क नहीं कर रहा है, कंपाइलर इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये वर्क नहीं कर रहा है, राइट। जैसे स्लैश एफ नहीं कर रहा था अभी, सिमिलरली ये भी अभी नहीं कर रहा, तो एक गार्बेज कैरेक्टर प्रोवाइड जैसा, राइट। यहीं पे हम बात करते हैं, हमारे पास एस्केप सीक्वेंस और भी अवेलेबल है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंटफ में, अगर हमें कभी कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है, सपोज ऐसी मन कर गया कि हम प्रिंट करवाते हैं एच टी टी पी एंड ये इस तरीके से, और यहाँ पे हम देते हैं कुछ ऐसा, एक बार वापस, ये डबल स्लैश नहीं, सॉरी, हम एग्जांपल अगर कुछ अलग ले, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं स्लैश टी फॉर टैब, हम ऐसा प्रिंट करना चाहते हैं ना, एज इट इज ऐसा। सिंपल सा एग्जांपल है, आई थिंक। हम क्या करना चाहते हैं, इसे एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं, स्लैश टी फॉर टैब, ये मैसेज एज इट इज आ जाए। तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब हमें एक स्लैश प्रिंट करवाना है, तो स्लैश प्रिंट करवाने के लिए हमने एज इट इज दे दिया जैसे स्लैश टी फॉर टैब, बट ये प्रिंट नहीं होगा स्लैश टी, ये क्या करेगा, स्लैश टी अपना काम कर जाएगा। या हम कहते हैं स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, ऐसा प्रिंट करवाना है, प्रिंट ही नहीं करवा पाएंगे अभी, क्योंकि स्लैश बैक स्लैश हम प्रिंट करवाते हैं ए के साथ, बी के साथ, टी के साथ, एन के साथ, वो अपना अपना काम करने लग जाता है, वो प्रिंट ही नहीं हो रहा, तब उसे प्रिंट कैसे करवाएं। तो यहाँ पे बात आती है कि कभी अगर हमें ये जैसे स्लैश है, स्लैश इज यूज्ड, ऐसे ही लिख दिया ना, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस बात का, बट ऐसे ही लिख दिया हमने ना, कंपाइल किया एंड
इस तरीके से ये जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, पहले तो ये वार्निंग ही देने लग गया। इससे खुद को आइडिया लगा कंपाइलर को कि शायद आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, बट हमने अभी कंपाइल कर दिया है, वार्निंग आ रहा है, फिर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और एग्जीक्यूशन पे क्या आया, वो स्लैश यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे स्लैश प्रिंट करवाना, तो क्या दे देंगे, डबल स्लैश प्रोवाइड कर देंगे जो एक स्लैश प्रिंट कर देगा। एग्जीक्यूट किया, ये स्लैश प्रिंट कर रहा है, स्लैश एग्जीक्यूट विद एस्केप सीक्वेंस। यहाँ पे हम कहते हैं स्लैश टी प्रिंट करवाना था जैसे हमें, और जैसे मैसेज दे रहे थे फॉर टैब, ऐसा हम प्रोवाइड कर रहे थे, या स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, ऐसा हम दे रहे थे। और अगर हम केवल इस तरीके से देते, बैक स्लैश एन देते केवल इतना, क्योंकि प्रिंट केवल इतना ही करवाना है, तो क्या होता, पहले कर देता लाइन चेंज, फिर आता नेक्स्ट लाइन के अंदर फॉर न्यू लाइन। जबकि हम चाहते हैं वो एज इट इज लिखा आ जाए, तो स्लैश वर्क न करे, एज इट इज स्लैश प्रिंट हो सके, उसके लिए दे देंगे डबल स्लैश। और इस केस में जब इसे कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो ये एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। और ये जो अभी हमने देखा, सिमिलर मैनर में ही आगे हम बात करते हैं। अभी अगर हमें एक कोटेशन प्रिंट करवाने का मन कर गया, तो कोटेशन अगर हमें प्रिंट करवाने हैं कैसे, जैसे सपोज करो हम ऐसे दे रहे थे, वी आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, ऐसा कुछ हम देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, ये डबल कोट्स में प्रिंट हो सके। बट होपफुली आप सभी को पता है कि जिस कोटेशन को स्टार्ट करने की है, वही की कोटेशन क्लोज करने की भी होती है। तो ये कंसीडर करेगा कि यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रिंग है। फिर ये सी प्रोग्रामिंग क्या लिखा हुआ है ना, ये कोई वेरिएबल है ना कोई ऑपरेटर है, क्या चीज है पहचान में नहीं आ रही, एरर शो कर देगा हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे हम चाहते हैं नहीं, ये कोटेशन तो हमें प्रिंट करना है, कौन से वाले, ये वाला कोटेशन हमें केवल प्रिंट करवाना है, ये क्लोजिंग के लिए नहीं है। तो इसकी एस्केपिंग कर दी इस तरीके से। सिमिलरली अब ये समझेगा खुद को कहां तक, जैसे अगर हमने यहाँ पे ऐसा भी लिख रखा होता है ना, लिखा चाहे नहीं लिखा, बेसिकली बात हम फोकस में जो लाना चाह रहे हैं वो क्या, कि अब ये क्लोजिंग कंसीडर हो रही है, और हम चाहते हैं ये भी क्लोजिंग कंसीडर ना हो, तो इसके लिए यहाँ पे भी दे दिया एस्केपिंग। ये कोटेशन की एस्केपिंग परफॉर्म कर दी गई, बैक स्लैश कोटेशन, ये रिप्रेजेंट करेंगे एक कोटेशन को प्रिंट करने के लिए, है ना, प्रिंट एफ में दे रहे हैं तो प्रिंट करवा देगा ये। बैक स्लैश कोटेशन एक कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह है, जो एक कोटेशन को प्रिंट करवाने में हेल्प कर जाए। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, इस तरीके से ये मैसेज में डबल कोट्स हमने प्रिंट करवा दी। साथ ही साथ पुराने कंपाइलर्स की अप्रोच में सिंगल कोट्स भी डायरेक्टली प्रिंट नहीं किए जा पाते थे। तो सिंगल कोट्स को प्रिंट करवाने के लिए, अभी अगर आपको सिंगल कोट प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या दे दिया, इस तरीके से ये प्रोवाइड कर दिया। जैसे यही चीज अगर हम सिंगल कोट्स में देना चाहते हैं, तो प्रोवाइड करने का तरीका, बेटर अप्रोच जो रहेगी वो ये रहेगी। वो पता लगे न्यू कंपाइलर्स पे हो सकता है ये डायरेक्टली भी वर्क कर जाता होगा। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वर्क कर गया, कर गया। दो मैसेज हमने दे दिए, पहले वाला कमेंट नहीं किया, कमेंट कर देते हैं ना, कंपाइल एग्जीक्यूट किया, वर्क कर गया, राइट, विजिबल है। बट फिर भी पुराने कंपाइलर्स वाली अप्रोच मान लें, या एक अभी भी स्टैंडर्ड अप्रोच की करस्पॉन्डिंग सिंगल कोट्स की भी एस्केपिंग कर सकते हैं। ऐसा कर दिया है, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। और यहीं पे जैसा ही अवेलेबल है अभी डबल कोट सिंगल कोट्स के लिए, वैसा ही पुराने कंपाइलर्स में ये क्वेश्चन मार्क के लिए भी वर्क नहीं कर पाता था। तो अगर क्वेश्चन मार्क प्रिंट करना होता, जैसे इस तरीके से, राइट, ऐसा कुछ अगर हमने ये प्रोवाइड किया, क्वेश्चन मार्क अगर दिया, तो ये पुराने कंपाइलर्स पे वर्क अगर नहीं कर पाता था, तो उसके लिए एस्केपिंग प्रोवाइडेड है। स्टैंडर्ड अप्रोच में आज भी आप काम में ले सकते हैं, जैसे अभी नहीं कर पाया, राइट, देखा अभी इस एग्जीक्यूशन में ये वर्क नहीं कर पा रहा है इस कंपाइलर पे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन एक ऑपरेटर भी है, शायद उसके कारण कंफ्यूज हो जाता है। बट हमें यहाँ एस्केपिंग परफॉर्म करनी है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अप्रोच में बेटर रहेगा ये परफॉर्म करना। वो पता लगेगा, हो सकता है कुछ कंपाइलर्स पे ये वर्क करने लग जाए डायरेक्टली भी,
बट एस्केपिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, 1 सेकेंड, ये तो फिर से वर्क नहीं करता है। सर आपने कमेंट कर रखा है। कंपाइल किया और पॉसिबली न्यू कंपाइलर्स पे वर्क कर जाता होगा इस तरीके से ना। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, वर्क कर रहा है, राइट। बट फिर भी आप बेटर अप्रोच में इस तरीके से देख सकते हैं, ये स्लैश क्वेश्चन मार्क क्या, ऐसे ये वर्क कर रहा है। तो ये अवेलेबल है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। ये कुछ एस्केप सीक्वेंस आप सभी देख पा रहे हैं, जहां कुछ में बैकस्लैश के साथ एक कैरेक्टर है और कुछ में बैकस्लैश के साथ एक सिंबल प्रोवाइडेड है। और यहीं पे एक छोटी सी बात होता है ना, कि अगर हमें कभी प्रिंट करवाना है %d फॉर इंट, %d फॉर इंट, इस तरीके से अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो इस केस में %d है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसकी जगह एक इंटीजर वैल्यू आएगी। हमने नहीं बताया वो वेरिएबल किसकी वैल्यू, हमें तो एज इट इज प्रिंट करना था, तो भी ये अपनी तरफ से वैल्यू दे देगा एक गार्बेज वैल्यू। फाइनली आउटपुट जो आ रहा है वहां %d लिखा हुआ नहीं आ रहा। और अगर हम चाहते हैं कहीं पर ये %d लिखा हुआ आए, तो उसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं %d। ये जो अभी हमने प्रोवाइड किया है, इस केस में हमारे पास %d, डबल % आने पे एक % सिंबल प्रिंट करवाया जा सकता है, इस तरीके से प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन एक छोटी सी चीज, हमने एस्केप सीक्वेंस की बात की थी। एस्केप सीक्वेंस मतलब एक कैरेक्टर वेरिएबल में जिसे हम असाइन करवा सकते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह। जैसे हमने अगर असाइन करवाया होता है /t इस तरीके से, और ये अगर हमने प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे हम देते हैं सपोज ऐसा कुछ एग्जाम्पल, हेलो %c एंड वेलकम, दे देते हैं वेरिएबल टी से, वेरिएबल जो भी है, टी लिया या के ले लिया जैसे ना वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट कैसे होता है, हेलो, %c की जगह आ जाएगा ये कैरेक्टर हेलो, फिर कैरेक्टर जो आया, टैब वाला कैरेक्टर आया तो टैब आ जाएगा, और फिर वेलकम आएगा। आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, टैब कैरेक्टर, होपफुली आपको ध्यान होगा। यहीं पे हम बात करते हैं, ये /n होता अगर, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये लाइन चेंज होता आ रहा है। यहीं पे अगर ये डबल स्लैश होता, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, इस तरीके से ये आ रहा है, एक स्लैश प्रिंट कर रहा है, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह हम इन सभी को काम में ले सकते हैं, राइट। यहीं पे हम एक बार ये % वाले सिंबल को काम में लेते हैं, एक बार कंपाइल किया, ये दे रहा है वार्निंग, रीजन, ये जो अभी हमने एग्जांपल देखा ना, जहां पे हमने % की हेल्प से एक % प्रिंट करवाया, उसे एस्केप सीक्वेंस नहीं कह रहे हैं। एस्केप सीक्वेंस जितने भी थे वो इससे पहले हमने जो बात किया उनमें देखे हमने, जहां एस्केप सीक्वेंस किसे कह रहे हैं, बैकस्लैश से जो स्टार्ट होता है और साथ में एक कैरेक्टर या फिर एक सिंबल था। % इस तरीके से अगर प्रोवाइड किया, कंपाइल करते में वार्निंग दे रहा है, फिर भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं अगर, तो ये प्रिंट कर रहा है, वर्क तो कर रहा है, बट ये बेटर अप्रोच नहीं है, क्योंकि इसे कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह काम में नहीं लेना चाहिए। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं, ये %, अगर आपको काम में लेना है कभी, डायरेक्ट आप प्रिंटफ में काम में ले सकते हैं। इस तरीके से असाइन करके देना बेटर अप्रोच कंसिडर नहीं होता। और ये वर्क क्या कर रहा था, एक बार वापस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, जैसे हमने दिया %d फॉर इंट, तो %d फॉर इंट अगर दिया, जैसे यूज %d फॉर इंट, ऐसा मैसेज देते हैं ना, तो कुछ ऐसा ये वर्क कर रहा है। होपफुली यहाँ तक की बात आप सभी को कुछ क्लियर हुई होगी। को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपको यूजर से एक नंबर रीड करके का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो पहली चीज फैक्टोरियल होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए, फिर आप लॉजिकली उसे लूप से क्रिएट कर सकते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर नंबर यूजर ने दिया है 5, तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है 5 का फैक्टोरियल। अगर वैल्यू यूजर ने दी होती है सपोज 8,
तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन 1 तक। तो एक रिपीटेशन रिक्वायर्ड होगा आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। हम प्रोग्राम में इसका डिस्कशन जो कर रहे हैं उसके लिए सबसे बेसिक चीज तो आपको पता है ही, वैल्यू यूजर से रीड करना। तो हम ये जो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने यहाँ नंबर लिया जिसे हम यूजर से रीड कर लेते हैं। बाकी जो वेरिएबल चाहिए होंगे उन्हें तो डिक्लेयर कर ही लेंगे। एनएफ प्रोवाइड किया, %d, साथ में दिया हमने एड्रेस ऑफ n। n की वैल्यू हम यूजर से रीड करते हैं और उसके बाद फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। फैक्टोरियल कैलकुलेट करना अगर 5 का तो 5 से 1 तक रिपीटेशन देना है, अगर 8 का करना होता तो 8 से 1 तक। हम यहाँ पे लूप जो प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज वेरिएबल i की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। ये लूप कैसा, i कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, n से, कहां तक ले जा रहे हैं, 1 तक, डिक्रीमेंट करते हुए। होपफुली आप सभी को ये लूप का बेसिक आइडिया तो लगा। बट इस लूप में हमें करना क्या है, तो एक बार उसे समझते हैं एक डायग्राम फॉर्मेट में। जैसे नंबर हमारे पास गिवन है 5, तो 5 नंबर अगर हमारे पास गिवन है, हम इस नंबर का अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक रिपीटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और रिपीटेशन कैसे, तो रिपीटेशन हम n से 1 तक या 1 से n तक कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। हम अभी कंसीडर कर रहे हैं कि रिपीटेशन हम दे रहे हैं पहले 5 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए। और जैसे ही वो होता है 0 तब ये रिपीटेशन रुक जाए। हम ये रिपीटेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं सपोज वेरिएबल i की हेल्प से। ये रिपीटेशन हमने दे दी है 5 4 3 2 1, और जैसे ही वो हो 0 तब वहां पे हम इस रिपीटेशन को रोकना चाहेंगे। पता चलती है बात। तो इस रिपीटेशन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, जब वैल्यू 5 है तब अभी तक का फैक्टोरियल क्या आ जाना चाहिए। तो अभी तक का ये फैक्टोरियल आ जाना चाहिए आपके पास 5। जैसे ये चलता है 4 के लिए, तब अभी तक का फैक्टोरियल क्या जाना चाहिए आपके पास, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। तभी तो रिपीटेशन का फायदा है कि आप टुकड़ों में वो काम करवा रहे हैं जो आपको कंप्लीटली परफॉर्म करना है। कुछ ऐसे ही फाइंड आउट करना चाहते हैं। और ये जो फाइंड आउट हो रहा है इसे अगर आप सभी ध्यान से देखें एंड समझें, तो बात है कुछ ऐसी कि जो पुराना फैक्टोरियल कैलकुलेट होता है उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी जो i की वैल्यू है उसे, और नए फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें, ये जो स्टेप था आपके पास जब 4 के लिए चल रहा है, i की वैल्यू 4 के लिए चल रहा है, तब ये कैलकुलेट कैसे हुआ है, ये कैलकुलेट हुआ है जब आपने मल्टीप्लाई करवाया वैल्यू 5 को किसके साथ, 4 के साथ, तब ये आ गया हमारे पास नया फैक्टोरियल। नेक्स्ट टाइम अगर ध्यान से देखें तो नेक्स्ट टाइम कैसे आ रही है ये वैल्यू, जब आपने ये मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये परफॉर्म होता है किसके साथ, 3 के साथ, तब आ जाती है ये 5 इंटू 4 इंटू 3। मतलब ये हर बार कैलकुलेट हो कैसे रहा है उसे ध्यान से समझें। ये है i की वैल्यू, ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज वेरिएबल f में, तो हम f कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो पुराना f है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम i की वैल्यू। ऐसे f इक्वल f मल्टीप्लाई बाई i, या इसी चीज को आप जानते हैं कि इसे लिख सकते हैं आप f मल्टीप्लाई इक्वल i। प्रोग्राम में हम इस चीज को देखते हैं। ये जो रिपीटेशन दिया लूप 5 से 1 तक, n से 1 तक, और ये f नाम के वेरिएबल को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। बस बात इतनी सी। ये प्रोसीजर जब चल रहा है 5 इंटू 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई। 5 इंटू 4 इंटू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो पहली बार में भी ऐसे ही कुछ रहा होगा कि कोई ना कोई वैल्यू रही होगी यहाँ पे f की, जिसे मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी f के अंदर, तो अगर गार्बेज है, गार्बेज को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये सोच रहे बार बार रिपीटेशन इसी चीज का, गार्बेज का 5 से होगा मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 आने की गारंटी नहीं है। f की इनिशियल वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट है, और वो वैल्यू क्या देंगे हम, 1 प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि 1 इंटू 5 5 आ गया, 5 इंटू 4 5 इंटू 4 की वैल्यू आ गई, जो भी 5 इंटू 4 की जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करते हैं अगर 3 से, तो नई वैल्यू आ जाती है। एंड इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई एंड इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। जब लूप रुकेगा
आई की वैल्यू 0 आने पे तब हमारे पास ये रिजल्टेंट वैल्यू आ चुकी होगी इस एफ नाम के वेरिएबल में, जिसे हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंट बार बार नहीं करना है, रिपीटेशन कंप्लीट होने के बाद हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया कुछ इस तरीके से ये रिपीटेशन, जैसे एफ नेम का एक वेरिएबल सोचा जिसे दे दिया 1। तो सोचना नहीं, डिक्लेयर भी करना है, और डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं लॉन्ग इंटीजर टाइप का एफ। वैसे तो डेवसी पे दोनों इंटीजर है चाहे लॉन्ग इंटीजर है, 4 बाइट्स का है। बट अगर आप में से कोई बाई चांस टर्बो सी पे वर्क कर रहा है तो इंटीजर होता है 2 बाइट्स का, लॉन्ग इंटीजर होता है 4 बाइट्स का। और आप सभी जानते हैं कि 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बहुत सारी वैल्यूज का। 5 का फैक्टोरियल जैसे आता है हमारे पास यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आ जाता है। 6 का फैक्टोरियल 720 आ जाता है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। हो सकता है 8, 10 कोई वैल्यू ऐसी होगी जहां पर 2 बाइट्स वाले इंटीजर की रेंज में वो डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने ले लिया लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर को डिक्लेयर करने का तरीका लॉन्ग इंट एफ, या फिर केवल लॉन्ग और साथ में एफ स्पेसिफाई कर सकते हैं। केवल लॉन्ग के साथ भी दिया तो कौन सा डेटा टाइप है, लॉन्ग इंट कंसीडर हो रहा है। और यहाँ पे हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या, एफ मल्टीप्लाई इक्वल आई। आप ऑलरेडी जानते हैं ये क्या है, कमेंट में एक्स्ट्रा में लिख दिया ये चीज ना, जिससे बाई चांस किसी को ध्यान नहीं हो तो ये चीज है ना, एफ की पुरानी वैल्यू में मल्टीप्लाई करवा दिया आई को और एफ को दे दिया है ना, वो है मल्टीप्लाई इक्वल। फाइनली जब ये लूप कंप्लीट होगा तब हम ये प्रिंट करवा रहे हैं फैक्टोरियल इज, और प्रिंट कर रहे हैं परसेंट डी। अगर इंटीजर होता, लॉन्ग इंटीजर है तो परसेंट एल डी। वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं एफ नाम के वेरिएबल की। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया है। इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। किया, वैल्यू अगर देते हैं 5 तो 5 का फैक्टोरियल आ गया। इसी के एग्जीक्यूशन में अगर हम देते हैं 4, सॉरी इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में देते हैं 4 तो 4 का फैक्टोरियल आ रहा है। और देते हैं हम वैल्यू सपोज 7 तो 7 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का जो लॉजिक है वही लॉजिक पावर कैलकुलेट करने में भी काम में आ सकता है। कि अगर आपको 5 की पावर 4 कैलकुलेट करना होता है तो वो होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। उस क्वेश्चन को ट्राई करना पावर कैलकुलेट करने में। और 0 का फैक्टोरियल अगर चेक करना चाह रहे हैं तो वैल्यू 0 दी तो लूप एक बार भी नहीं चला, कंडीशन फॉल्स, और एफ की इनिशियल वैल्यू दे रखी थी 1, वही वैल्यू आ गई जो होता है 0 का फैक्टोरियल। मैथ में 0 का फैक्टोरियल होता है 1, और नेगेटिव वैल्यू का नहीं होता। आप चाहे तो इफ लगा के पहले ही चेक कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू दिया है तो फैक्टोरियल कैलकुलेट ही नहीं करना, यूजर के सामने मैसेज दे देना है रॉन्ग इनपुट का। ऐसा कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही होता है ना।